नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। थोड़ी देर में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नारी शक्ति से करेंगे संवाद। लगभग 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सिक्किम की स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। पालजोर स्टेडियम में देखे सांस्कृतिक कार्यक्रम। करोड़ों रुपए के कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम को बताया पूर्व का स्वर्ग। गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा का परचम। नगरपालिका की 1600 प्लस सीट पर खिला कमल। राजकोट में भाजपा को 61 सीट पर जीत। वडोदरा में 43, अहमदाबाद में 87 सीट पर जीती भाजपा। कांग्रेस को बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में कल आखिरी राउंड की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग की हिंसा फैलाने की कोशिश करने वालों को सख्त चेतावनी। कोई गड़बड़ी हुई तो होगी बड़ी कार्रवाई। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स की गई तैनाती। और पश्चिम एशिया में संकटपूर्ण तनाव के बीच देश में एलपीजी की नहीं कमी। सरकार ने दी जानकारी। कहा 5 किलो एलपीजी की बढ़ी मांग। और सुर्खियों के बाद समाचार की शुरुआत गुजरात के निकाय चुनावों की खबर के साथ। गुजरात के निकाय चुनावों में महानगरों से लेकर महानगर पालिकाओं और तालुका पंचायतों तक भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। भाजपा ने 700 से ज्यादा सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की है, जबकि महानगर पालिकाओं की 1044 सीटों में से भाजपा ने 500 से अधिक सीटों पर अब तक जीत दर्ज कर ली है। विशेष रूप से मोरबी, वापी, सुरेंद्रनगर, जामनगर और पोरबंदर जैसी महानगर पालिकाओं में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है। जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 150 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की है। तालुका पंचायत में भी भाजपा ने 700 से अधिक सीटों पर कब्जा जमाया है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिकाओं की 1600 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। अहमदाबाद में भाजपा ने 87 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 8 सीट मिली। वहीं राजकोट में भाजपा को 61, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली। सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने 69 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि महसाणा में 47 सीट के साथ पार्टी सबसे आगे रही। मोरबी में 52 और पोरबंदर में भारतीय जनता पार्टी ने 41 और जामनगर में 44 सीट पर जीत दर्ज की। गांधीधाम में 37, जबकि वडोदरा में 43 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। वहीं कांग्रेस को सूरत में 2 सीट पर जीत मिली, जबकि महसाणा में पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के आयोजन को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए जीरो लीक नीति अपनाई गई है। क्या है ये खास इंतजाम, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी 2026 के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, वो हम आपको आज दिखाने के लिए आप पहुंचे हैं एनटीए के उस कंट्रोल रूम में, जिसको देखने के बाद आप ये मान बैठेंगे कि हाँ वाकई यहाँ से हर एक चीज पर बारीकी से नजर रखी जाती है। यानी 22 लाख से ज्यादा जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों में बैठेंगे उन पर यहीं से नजर रखी जाएगी। एक बार जरा तस्वीरें भी दिखाइए किस तरह से मॉनिटर किया जाएगा। मेरे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए खास तौर पर एनटीए के डायरेक्टर यानी डीजी हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा समझते हैं कि कैसे वो इस चीज को पूरी तरीके से मॉडरेट करने वाले हैं। इसके लिए सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। 5432 सेंटर भारत में, 14 सेंटर भारत के बाहर, और जो पूरा तंत्र है इस तरह से किया गया है कि एक तो हम क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी इंश्योर करें और यह भी इंश्योर करें कि जो बच्चा रजिस्टर्ड है वही एग्ज़ाम दे पाए और कोई भी किसी तरह की अनियमितता, जैसे मुन्ना भाई बनने की कोशिश की किसी के बदले कोई और एग्ज़ाम दे दे, वो ना हो पाए। इसके लिए हम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते हैं। इसके लिए एडमिट कार्ड्स की चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग होती है और सेंटर्स पे सीसीटीवी सर्वेलेंस होता है।
और सीसीटीवी की जो मॉनिटरिंग होती है वो 4 लेवल पे होती है। एक तो हम एनटीए के कंट्रोल रूम में करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के वहाँ भी होता है, मंत्रालय में भारत सरकार के जो एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय वहाँ से भी मॉनिटरिंग की जाती है, और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं वह भी मॉनिटर करते हैं। और इसके साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो अगर 2 बच्चे अगर आपस में बातचीत करने की कोशिश करें तो वो भी पकड़े जाते हैं। अगर कोई किसी तरह से मोबाइल से अलाउड नहीं है, बट अगर किसी ने स्मगल करने की कोशिश की, किसी ने चिट ले जाने की कोशिश की, तो वह भी एआई से पकड़ा जाता है। एक सर ये सवाल ये भी उठता है कि जो पेपर है वहाँ से, यानी कि जो प्रिंटिंग से, प्रेस से आप जहाँ से भी पेपर छपते हैं और उसके बाद केंद्रों तक ले जाने के लिए, उसके लिए क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम आपने किए हुए हैं? क्वेश्चन पेपर बनने से, उसके प्रिंट होने से सेंटर्स तक पहुंचाने की जो पूरी हमारी व्यवस्था है, पूरी सुरक्षित रहे। इसको पैरामिलिट्री, बीएसएफ, सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मदद से ले जाया जाता है। 100% सिक्योर होता है। हर प्रश्न पत्र मार्क्ड होता है। तो अगर खुदा न खास्ता अगर कोई भी प्रश्न समय के पहले खुल गया तो उसकी अलर्टनेस हमें पूरी मिल जाती है। चेन ऑफ कस्टडी पूरी बनी हुई है। आप एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या बच्चों के लिए भी कुछ इस तरह से आपने कुछ ऐप्स बनाए हैं जिसके ज़रिए वो लोग भी, अगर उनको कुछ सहायता चाहिए? हमने एक एआई इनेबल्ड चैटबॉट भी बनाया है व्हाट्सएप पे, जिसपे भी बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एनटीए की वेबसाइट पे, एनटीए के सोशल मीडिया चैनल्स के, एनटीए का व्हाट्सएप एक चैनल है, उस पे जो सूचनाएं आ रही हैं उसी पे विश्वास करें। कोई डाउट हो तो हमें कॉल सेंटर पे पूछें, हमारे चैटबॉट पे पूछें। केंद्र हैं, उनकी जांच के लिए भी आपने बाहर से भी एक स्वतंत्र एजेंसियों को शायद हायर किया हुआ है, तो ये क्या कुछ एजेंसियां हैं जो कि केंद्रों की जांच करेंगे? ये बड़ा अलग सा और बड़ा रोचक है। देखिए, हमने हर तरह की व्यवस्था की, सेंटर्स असाइन किए, प्रयास किए गए हैं कि ज़्यादातर सेंटर सरकारी सेंटर्स हों, ताकि उसमें किसी भी तरह के कोचिंग सेंटर्स या किसी का दखल ना हो, किसी भी तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स इस सेंटर को मैनेज करने की कोशिश ना करें। तो जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, जो सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग हैं, पूरी तरह से कि सेंटर अच्छे हों, बच्चों के कन्वीनियंस के हिसाब से हों, गर्मी के हिसाब से वहाँ इंतज़ाम हो। तो देखिए, साफ तौर पर एनटीए ने पूरी तरीके से व्यापक इंतजाम किए हैं जिससे किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ झाला कहीं पर भी नजर न आए। और न केवल इतना, बल्कि 4 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें एक एक चीज पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बावजूद भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में बताया गया कि भारत सरकार लगातार पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर विशेष ध्यान दे रही है और आपूर्ति में कोई कमी न हो, इसके लिए तेल और गैस के आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क कर रही है। घरेलू एलपीजी की देश में कोई कमी नहीं है। प्रवासी श्रमिकों और आम लोगों की सुविधा के लिए 5 किलो के छोटे सिलेंडर्स की आपूर्ति को दोगुना कर दिया गया है। कपड़ा मंत्री के सलाहकार विपिन मेनन ने बताया कि उद्योगों में तेल और गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। On ensuring fuel and natural gas to the industry, we've been in touch with the petroleum and natural gas. We've been in touch with some of our stakeholders, and what we believe is that they have placed us under the priority list 3 and 4, with supplies being maintained at 80% of the past 6 months average consumption. We're also looking at, in case there's any particular shortfall, the monitoring cell would also be looking at interfacing with GAIL to look at for them to purchase gas in the spot market. पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि अब तक अप्रैल में करीब 20 लाख सिलेंडर्स की बिक्री दर्ज की गई है। लगभग 5,60,000 पीएनजी कनेक्शन भी दिए गए हैं। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए और डोमेस्टिक पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए सीएनजी ट्रांसपोर्ट के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की गई है। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर कर दी गई है और माइग्रेंट लेबर के लिए भी 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर्स की सप्लाई लगभग डबल की जा चुकी है। इस सब के चलते हमारे एलपीजी सप्लाई नॉर्मल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उत्तर प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वो इस अवसर पर सभा को भी संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री 1,000
50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 48 पूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में वाराणसी आजमगढ़ सड़क का विस्तारीकरण करना, कज्जाकपुरा और कादीपुर में महत्वपूर्ण रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन और भगवानपुर में 55 MLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री लगभग 5,300 करोड़ रुपए की 112 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री विभिन्न सामुदायिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ रेल संपर्क मजबूत करने वाली रेलवे लाइन परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन किफायती और आधुनिक यात्रा विकल्प के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच संपर्क बढ़ाएगी। वाराणसी में बाबतपुर चौबेपुर के बीच रेलवे लाइन पर रेलवे ऊपरगामी सेतु का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यहां के स्थानीय निवासियों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि अब रेलवे लाइन पर खड़े होकर ट्रेन गुजरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और समय की भी बचत होगी। डीडी न्यूज संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने मौके का जायजा लिया। आरओबी है जो बाबतपुर से चौबेपुर मार्ग पर बनाया गया है रेलवे लाइन पर। इसका लाभ जनता को तो मिलेगा ही, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और ये 2 छात्राएं हैं जो रोज की भांति चौबेपुर जाती हैं। क्या फायदा इस आरओबी से आप लोगों को? ये ओवरब्रिज बनने से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली, क्योंकि जब भी हमें कोचिंग क्लासेस या किसी भी काम के लिए मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे जाना पड़ता था तो मुझे बहुत टाइम लगता था। कभी कभी हम लोग आधे घंटे 1 घंटे पहले निकलते थे, फिर भी हम टाइम पे नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन इससे हमें इतनी हेल्प मिलती है कि हम 5 मिनट 10 मिनट पहले निकलते हैं और आराम से क्लासेस चले जाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो महिलाओं को मिलने के लिए आ रहे हैं और हमें इतना सशक्त बना रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। पहले हम लोग को 15 मिनट रुकना पड़ता था, अब ये पुल बन चुका है तो हम लोग 5 मिनट में पहुंच जाते हैं अब। और मैं मोदी से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये जो पुल बनवाया है तो अच्छे के लिए बनवाया है। इनको ये समझ है छात्रों को, चूंकि समय का बहुत महत्व होता है, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो समय की बचत होगी, इनके काम आएगी, इनके भविष्य में भी काम आएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये ओवरब्रिज बनवाया है, इसके लिए धन्यवाद तो कर ही रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण का जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी लकी और प्रिया धन्यवाद कर रही है। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सेवा रिगपा अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस अस्पताल की खास बात यह है कि यहां आने वाले मरीजों का इलाज आयुर्वेदिक औषधियों से किया जाता है। इस अस्पताल में हर दिन सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं और चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। यहां का जायजा लिया डीडी न्यूज संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने। सेवा रिगपा का ये हॉस्पिटल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है। और चूंकि एक ऐसी पद्धति जिसमें जो दवाएं दी जाती हैं आयुर्वेद की तरह की होती हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। कुछ पेशेंट यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ की दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और अंग्रेजी दवाओं से हमको छुटकारा मिला। ये बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, तो इससे आप जो पेशेंट लोग हैं उनको क्या लाभ आपको दिखते हैं? अंग्रेजी दवाओं की अपेक्षा ये आयुर्वेद जो ज़्यादा फायदेमंद है और जो प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं, इससे आगे चल के और सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ थेरेपी की व्यवस्था है, यहाँ कम दाम में दवा की व्यवस्था है। क्या लाभ आपको दिखाई? बहुत अच्छा है। वो गैस के लिए आए थे, गैस बना रहे हैं, 15 दिन से दवा ले रहे हैं, आराम है, बहुत आराम। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन होना, चूंकि ये तिब्बतियन संस्थान जो है उसके अंतर्गत आता है। सेवा रिगपा एक विधि है, पद्धति है चिकित्सा की, जिसमें कि जो इलाज करते हैं डॉक्टर, वो उन दवाओं को जो आयुर्वेदिक दवाएं जैसी हैं, जो हर्बल दवाएं, उनका प्रयोग करते हैं। और ये जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है, इसमें अब जो एडमिट करने की सुविधा, जो लगभग 300 बेड की सुविधा होगी, जिसमें कि यहाँ पे हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हो सकेंगे। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी।
पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने धमकी और हिंसा के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो मतदाताओं को डराने धमकाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए चुनाव के दौरान शांति और निष्पक्षता बनाए रखने पर जोर दिया है। पुलिस को यह भी निर्देशित किया गया है कि वो संवेदनशील बूथों पर कड़ी निगरानी रखें और पेट्रोलिंग को बढ़ाएं ताकि किसी भी प्रकार के उपद्रव को रोका जा सके। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के दौरान हुई हिंसा और हमलों का भी उल्लेख किया है। भाटपाड़ा में एक उम्मीदवार पर हमला हुआ था जिसमें सीआईएसएफ जवान घायल हो गए थे। इसके अलावा कुमारगंज में भी प्रत्याशी पर हमले की घटना सामने आई थी। इन घटनाओं को देखते हुए आयोग ने पुलिस को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने की छूट दी है और साथ ही संदिग्ध उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने के निर्देश दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए आयोग ने पुलिस को उपद्रवियों और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने कुख्यात उपद्रवियों के खिलाफ तुरंत केस दर्ज करने को कहा है। क्लब्स और संगठनों पर भी नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर छापेमारी और सीलिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही हर दिन कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है ताकि किसी भी लापरवाही पर जवाबदेही तय की जा सके। इस बीच मतदान केंद्रों के लिए मतदान कर्मी रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें उत्तर 24 परगना के संदेश खाली की हैं। यहीं विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कोलकाता के सॉल्ट लेक में सीआरपीएफ शिविर में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।